सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी में तो हम एक्सरसाइज यहाँ पर देखने वाले हैं 6.2। अब अगर हम 6.2 एक्सरसाइज की बात करें तो ये हमारा कौन सा एक्सरसाइज है, त्रिभुज से रिलेटेड एक्सरसाइज है। और इसमें हमको मुख्य रूप से जो बातें करनी है ना, जो हमने पीछे दो थ्योरम्स पढ़े हैं, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 यानी प्रमेय 1 और प्रमेय 2, उस पर ही आधारित हमारा ये जो प्रश्न है वो होने वाला है। देखो प्रश्न बेहद आसान होने वाला है, सिर्फ अगर तुमने वो थ्योरम्स देखा है और थ्योरम का विलोम देखा है तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्या हमारा। प्रश्न है हमारे पास, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 142 की आकृति 6.17 और 1 और 2 में DE समांतर BC है, तो 1 में EC और 2 में AD का मान हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर तुम पहले पिक्चर को समझो। पिक्चर क्या हमारा, अगर पिक्चर को देखेंगे तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है। क्या दिया है? DE समांतर BC, मतलब ये DE इस BC के क्या है? समांतर है। अगर DE समांतर BC है तो थ्योरम 1 हमको क्या बताता है, तब AD बट्टे DB हो जाएगा और ये AE बट्टे EC हो जाएगा। ये थ्योरम 1 बताता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा? ये थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या थ्योरम 1 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये हो जाएगा। अब एक बात बता दो हमको, ये जो वैल्यूज दे रखा है, AD का मान हमारे पास कितना है? अगर ये मान रखे हम, AD का मान 1.5 है, DB का मान कितना है? 3 है, AE का मान 1 है और EC का मान कितना है? नहीं पता है। EC का मान हमको नहीं पता है, नहीं पता है तो EC का हम क्या करते हैं ना, EC ही लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1.5 को इसी से गुना करेंगे 1.5 EC और देन यहाँ पर 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब EC बराबर यदि हम लिखे तो क्या होगा? 3 बट्टे 1.5, 2 बार में ये क्या होगा? कट जाएगा। कितना हो गया यहाँ से? तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया? यहाँ EC बराबर निकल के आ गया। तो देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलो अब यहाँ भी देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। DE समांतर BC मतलब ये वाली D है ना, इसके समांतर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं? AD बट्टे DB बराबर में AE बट्टे में EC, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमको थेल्स प्रमेय बताता है कि अगर किसी त्रिभुज में इस प्रकार से DE समांतर BC हो तो ये AD बट्टे DB और AE बट्टे EC हो जाएगा। आ जाओ। अब देखो AD का मान हमको नहीं पता है, यहाँ पर इस वाले AD का मान नहीं पता है, देन DB का मान 7 है, 7.2 है, AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये दशमलव से दशमलव खत्म, 18 3 54। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AD को 3 से गुना करेंगे, 3 AD हो जाएगा, देन यहाँ पर हो जाएगा 7.2। अब अगर AD बराबर लिखे तो क्या होगा? 7.2 और बट्टे में 3 हो जाएगा, काटो तो क्या होगा? 1.8 cm। तो यहाँ पर हमारा जो AD का मान है वो कितना निकल गया? 1.8 cm। तो ये भी तो प्रश्न है ना, क्या है ना मैथ में कि अगर तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान करते हो तो मैथ हो, साइंस हो, जो भी है सब्जेक्ट हमारा, उसमें वही बात है कि अगर तुम बातों को समझ करके चल रहे हो ना, खास करके मैथ में बात करें, बातों को समझ के चल रहे हैं तो इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। दो बातें जरूरी होती है, एक तो कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, दूसरी बात होता है प्रैक्टिस। दोनों ही काम तुमको यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न फिलहाल हम देख लेते हैं। दूसरे नंबर का, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। देखो प्रश्न में क्या क्या जा रहा है और हम बात करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? PQR। कौन सा त्रिभुज है ये? PQR। इस प्रकार से PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है, तो PQ पर बिंदु E है और PR पर बिंदु F है। ठीक है, तो इस दोनों को हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर QR है कि नहीं। मतलब हमारे पास ये तो दिया है कि E और F है, हमने इस दोनों को मिला दिया तो एक रेखा बन रहा है ना, एक लाइन बन रहा है। हमको बताना क्या ये EF जो है वो QR के समांतर है कि नहीं, और अलग अलग स्थिति में जो है कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहले नंबर में क्या दिया है हमको, गौर से देखना। PE का मान देखेंगे 3.9 है, EQ का मान 3 है, PF का मान यहाँ पर 3.6 है
और एफ आर का मान 2.4 है। ये वैल्यूज हमको दिया हुआ है। बातें समझ में आ जाओ जी। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे ई एफ समांतर होगा, ई एफ समांतर क्यू आर होगा जब ए ई बट्टे ई क्यू, पी क्यू पी ई ना, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर में हो जाएगा पी एफ बट्टे में एफ आर के। ये बताता है हमको परमेय 2। कौन बताता है? परमेय 2। अगर मान लो हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं कि पी ई बट्टे ई क्यू आ जाए, पी एफ बट्टे एफ आर आ जाए, पी ई बट्टे ई क्यू आ जाए, पी एफ बट्टे एफ आर आ जाए, तो ई एफ समांतर क्यू आर हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो हमको तो निकालना पड़ेगा ना मान, किसका मान? हमको पी बट्टे ई क्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पी बट्टे ई क्यू निकालते हैं। पी का मान 3.9 है और ई क्यू का मान यहाँ पर 3 है। इसको काटेंगे देखो तो कितना होगा? 1.3 सीएम। ठीक है, देन दूसरा निकाल ले पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक है जी, इसका मान निकाल रहे हैं पी एफ बट्टे एफ आर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.6 और 2.4। ठीक है, 9 चौका 36, 6 चौका 24, 3 तिया 9, 2 तिया 6, तो ये निकल रहा है तुमको 3/2। देखो क्या ये दोनों बराबर है? जो हमने पी ई बट्टे ई क्यू निकाला है और पी एफ बट्टे एफ आर निकाला है, क्या ये बराबर है, इक्वल है? नहीं है बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पी बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है, बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर के, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। चलो ये हो गया तुम्हारा, इजी है ना। चलो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हम बात करते हैं। दूसरे नंबर में ये वाला हम हटा देते हैं जो हमने लिखा है। दूसरे नंबर में आ जाओ। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पीई का मान 4 है, ये 4 है, क्यूई का मान 4.5 है, क्यूई का मान 4.5 है, पी एफ का मान 8 है और आर एफ का मान यहाँ पर 9 है। ठीक है, ये प्रश्न है तुम्हारा। तो फिर देखिए हम क्या बता रहे, त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समांतर क्यू आर होगा जब क्या हो जाएगा? पीई बट्टे ई क्यू और बराबर में पी एफ बट्टे एफ आर हमारा होगा। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम या जो थ्योरम 2 है ना, वो हमको बताता है जो हमने पढ़ा है। ठीक है जी। देन अब क्या करना है हमको देख लेना है। पीई बट्टे ई क्यू अगर हम निकालते हैं, पीई बट्टे ई क्यू निकालते हैं तो कितना निकलेगा हमको? 4/4.5। ये दशमलव हटाएंगे ऊपर में 0 आएगा। 8 पंचे 40, 9 पचे 45। ये कितना निकल रहा है? 8/9। जिन दूसरा वैल्यू निकाले, पी बट्टे ई क्यू हमने निकाला, निकालते हैं पी एफ बट्टे एफ आर। पी एफ बट्टे में एफ आर ये तो दिया ही है 8/9। ये 8/9 तुमको यहाँ पर देखो 8/9 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पीई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के, अतः पी क्यू समांतर हो जाएगा, पी क्यू नहीं क्या है, ई एफ समांतर हो जाएगा पी क्यू। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया। यहाँ से हम अच्छे से लिख दे रहे हैं। चलो तो यहाँ पर हमारे पास अब देखेंगे दूसरे का तीसरे नंबर का प्रश्न, और थोड़ा सा यूनिक है। आओ देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा अलग प्रश्न है। जो 2 प्रश्न हमने किया है ना ऊपर, उससे थोड़ा सा तुमको डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाला है। क्यों डिफरेंट, क्यों बात कर रहे हैं, आ जाओ। तो पहला 2 प्रश्न था उसमें पी दिया था और ई क्यू दिया था, पी एफ पता था और एफ आर पता। लेकिन इसमें क्या पता है? इसमें देखो हमारे पास पता है पी क्यू दिया हुआ है 1.28। मतलब पी क्यू का मतलब क्या? पी क्यू का मतलब ये पूरा दिया हुआ है। साथ ही साथ हमको दिया है पी एफ, किधर गया भाई, क्यू, हाँ पी पी दिया है। ठीक है, पी क्यू दिया है और पीई दिया है, पीई दिया है और पी कितना पता है 0.18।
अब एक बात बता दो हमको, अगर पी क्यू बराबर 1.28 दिया है, पी बराबर 0.18, मतलब ये पूरा जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये पूरा लाइन जो है वो 1.28 है, और पी ई यहाँ से लेके यहाँ तक 0.18 है। इसका मतलब अगर हम ई क्यू निकाले तो क्या कर सकते हैं, ई क्यू निकाले तो क्या कर सकते हैं, ई क्यू निकालने के लिए हम कर सकते हैं पी क्यू और माइनस में पी, मतलब इस पूरे में से अगर पी हटा देंगे तो यही बच जाएगा। चलो तो ये होगा 1.28 माइनस 0.18, इसको सब्सट्रैक्ट करते 8 में से 8 0, 12 में से 2 में से 1 और हमारा ये बच जाएगा 1, कितना बच गया 1.10। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो पी एफ दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है कितना, पी आर ना, हाँ पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, यहाँ से देखना ये पूरा दिया हुआ है पी आर 2.26, साथ ही साथ हमको पी एफ पता है, पी एफ पता है और पी एफ जो है वो 0.36। तो अगर ये हमारे पास पूरा है पी आर पता है, पी एफ पता है, तो एफ आर निकाल लेंगे। तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर हो जाएगा पी आर माइनस में पी एफ, क्या हो जाएगा पी आर माइनस में पी एफ। ये पी आर का मान कितना है 2.26 माइनस पी एफ का मान कितना है 0.36। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, हाँ इसको सब्सट्रैक्ट करते कितना हो जाएगा, 6 में से 6 0, 12 में से 3 9, 12 में से 3 9 और ये हो जाएगा 1। ठीक है 1.90 इन हो जाएगा जी, ना 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 ये ना होगा जी, ये ना होगा, 6 में से 6 0 हो जाएगा, 6 में से 6 0 और 12 में से 3 9.1, ये तो हो रहा है 220 होगा यार, वही तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर पी आर का जो वैल्यू है 2.36 है, पी एफ का वैल्यू 0.36 कितना है 0.36। इसका मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है 2.36 और यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है 0.36। तो अगर हम निकालते हैं एफ आर, ये वाला निकालना है, इसका मतलब पी आर माइनस पी एफ हो जाएगा, इस पूरे में से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पी आर का मान 2.56 है और यहाँ पर पी एफ का मान जो है वो 0.36 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 6 में से 6 0 हो जाएगा, 5 में से 3 2 हो गया और 2 का 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2.20। ठीक है, ये सारा सब कुछ निकल गया ना। आ जाओ अब क्या करना है हमको, ए ई बट्टे ए बोल रहे पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू करना है हमको। तो पी ई का मान बता दो हमको कितना है 0.18 और ई क्यू का मान अभी अभी हमने निकाला है बाबू कितना 1.10। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 9 दूनी 18, 55 दूनी 110, तो ये होगा 9/55। देन दूसरा हमको क्या करना है, दूसरा क्या करना है देखो यहाँ से पी एफ बट्टे में एफ आर करना है, क्या करना है पी एफ बट्टे में एफ आर। तो यहाँ पर क्या करना है पी एफ बट्टे में एफ आर। तो पी एफ का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखेंगे, पी एफ का वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास क्या है बाबू, दिया हुआ होगा ना, कितना है पी एफ, किधर गया इधर देख लो, पी एफ का मान है 0.36 और एफ आर का जो वैल्यू है वो है 2.20। दशमलव से दशमलव खत्म, 9 चौका 36, 55 चौका 220, 9/55। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ और बट्टे में एफ आर के, अतः क्या हो जाएगा, अतः ई एफ समांतर क्यू आर, ये हो जाएगा तुम्हारा, हो गया जी। चलो तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी मैथ में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज यहाँ पर 6.2। अब ये देखो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले प्रश्न संख्या 3 को, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 और 2 इससे पहले हम कर चुके हैं। देखो प्रश्न बिल्कुल आसान होने वाला है, जो 2 थ्योरम्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उन्हीं 2 थ्योरम्स पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर हमारे पास होने वाला है, तो कुछ भी नया नहीं होने वाला है। अगर तुमने उस थ्योरम्स को अच्छी तरह से समझा है तो सारी बातें तुमको यहाँ पर समझ में आने वाली है। आओ देखो हम बात करते हैं क्या प्रश्न कह रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं आकृति 6.18, ये जो तुमको चित्र दिख रहा है तुम्हारे बुक में 6.18 नंबर का चित्र है।
यदि एल एम समांतर सी बी है, एल एम समांतर सी बी है, एल एम समांतर सी बी का मतलब क्या है कि ये जो लाइन दिया हुआ है तुम्हारा इस रेखा के समांतर है, ठीक है, एल एन समांतर सी बी, और एल एन समांतर सी डी है, इसका मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है इस लाइन के समांतर है, ये सी डी के समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे में ए बी के, ए एन बट्टे में ए डी के, ये हमको साबित करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, आ जाओ। करने से पहले क्या करते हैं ना, क्या क्या है पता है हमको हमारे पास वो लिख लो। सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है, एल एम समांतर है सी बी के तथा एल एन समांतर है सी डी के, बस इतनी सी बातें हमको पता है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको ए एम बट्टे ए बी और बराबर में ए एन बट्टे में ए डी, ये हमको सिद्ध करना है। अब अगर हम तुमको बोले प्रमाण में देख लेते हैं, सिद्ध करने की ओर चलते प्रमाण में देखते हैं। देखो ये त्रिभुज जो है ना कुछ इस तरह से हमारा बना हुआ है, ये वाला इस प्रकार से कुछ त्रिभुज बना हुआ है, ये बी है, ये सी है और ये ए है, और ये यहाँ पर क्या है समांतर है, ये एल है और ये एम है। अगर ये एल एम समांतर सी बी है या एल एन समांतर बी सी है, इसका मतलब थ्योरम 1 से देखेंगे क्या हो जाएगा, ए एम बट्टे एम बी और ए एल बट्टे एल सी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि एल एम समांतर सी बी है अतः क्या हो जाएगा, ए एम बट्टे एम बी ए एल बट्टे एल सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रमेय 1 से या थेल्स प्रमेय से तुम बोल सकते हो। समीकरण इसको अपन 1 मान लेंगे कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है जी। आगे आ जाओ। तथा और भी बातें दी हुई है, देखो जरा, एल एन समांतर सी डी है, एल एन समांतर सी डी है। अब नीचे में देखो, ये एल एन अगर हम अलग पिक्चर बना ले तो ये पिक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से हमारा पिक्चर बनने वाला है। ये एल होगा, ये एन होगा, ये डी होगा, ये सी होगा और ये ए होगा। यहाँ पर एल एन समांतर क्या है, सी डी है या डी सी बोल लो, तो ये क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, ए एन बट्टे एन डी ए एल बट्टे एल सी, तो हो जाएगा ए एन बट्टे में एन डी बराबर ए एल बट्टे में एल सी, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों में देखेंगे तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर ए एल बट्टे एल सी यहाँ भी है, ए एल बट्टे एल सी यहाँ भी है ना। इसलिए हम समीकरण 1 2 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से जब कोई दो समीकरण हो, दोनों ही समीकरणों में यदि एक पक्ष समान है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, समान हो जाता है। तो समीकरण 1 2 से क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे ए एम बट्टे एम बी बराबर में ए एन बट्टे में एन डी, ये हो जाएगा हमारे पास। आ गया क्या, आ गया क्या, नहीं आया। ए एम तो आ रहा है, ए एन तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए बी और ए डी है, यहाँ एम बी और एन डी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेलो 8 बजे से तो अब आगे करना क्या है, देखो यहाँ से आगे क्या करना है। यहाँ पर ए एम बट्टे एम बी दिया है, ए एन बट्टे एन डी दिया, तो सबसे पहला काम जो तुमको करना है ना, व्यस्तक्रम इसका ले लेना है, मतलब इसको पलट लेंगे। कैसे, एम बी बट्टे ए एम बराबर में एन डी बट्टे ए एन, क्या लिखेंगे, व्यस्तक्रम लेने पर, व्यस्तक्रम लेने पर, ठीक है जी। अब दूसरा काम क्या करना है, यहाँ से इसको हम मिटा लेते ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इधर देख लेते, आ जाओ, ये आ गया तुम्हारे पास। अब क्या करना है ना, दोनों तरफ हमको एक ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है अभी तुमको समझ में आएगा। तो ये हमारे पास एम बी बट्टे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बट्टे ए एन प्लस 1। अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ से इसके नीचे में, इसके नीचे में ए एम और 1 का एलसीएम कितना होगा, ए एम हो जाएगा। ए एम से एम में भाग देंगे, 1 को एम बी से गुना करेंगे तो एम बी प्लस में 1 से भाग देंगे ए एम में
तो ए एम होगा, ए एम को अगर एक से गुना करेंगे तो ये भी ए एम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ए एन हो जाएगा, ये होगा एन डी और प्लस में ए एन, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब गौर से देखना तुम, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ये पूरा मिलके बन जाता है ए बी, और नीचे में क्या है ए एम है। एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, ये पूरा मिलके हो जाता है ए डी, और नीचे में क्या बच रहा है ए एन। अब चूंकि हमने यहाँ पर व्युत्क्रम लिया था, मतलब क्या अंश को हर बना दिया था, हर को अंश किया था, उल्टा था, इसलिए यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, उलट लेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा ए एम बट्टे में ए बी बराबर ए एन बट्टे में ए डी, ये हो गया तुम्हारा। यही साबित करना था हमको, हो गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो बात को समझने की बात है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ अगर तुम समझ भी जाओ और प्रैक्टिस ना करो तो क्या होगा, दिमाग से बाहर हो जाएगा 2-3 दिन में। तो प्रैक्टिस तुमको बार बार करने पड़ेंगे, तभी जाके तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली जो है ये फिक्स होने वाला है। कम से कम एटलीस्ट 1 साल तक तो फिक्स रखना है ना, जब तक एग्जाम अपना होगा तब तक। चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे, आकृति 6.19। अब ये जो आकृति है ना, ये हमारे बुक में है 6.19 नंबर का पिक्चर या चित्र है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 6.19 में डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर है बीसी। किधर गया भाई, अब को गलत पिक्चर बना दिए क्या रे। डीई समांतर एसी है, वो तो बोल रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न है, और चौथे नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और बात करते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में हमारे पास एक पिक्चर है, और पिक्चर में बोल रहा है डीई समांतर एसी है, मतलब ये डीई समांतर है एसी के, ये वाली देखो, यहां से ये वाली इस रेखा के समांतर है। डीएफ समांतर है एई के, और डीएफ समांतर है एई के, है ना। तो बी एफ बट्टे ई एफ साबित करना है, बी एफ बट्टे ई एफ बराबर में बीई बट्टे ईसी, बीई बट्टे ईसी साबित करना है। ठीक है, मुश्किल सवाल है क्या, मुश्किल सवाल है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे। देखो यहां से, है ना। सबसे पहले तो देखो दिया क्या है, दिया है हमारे पास, जो दिया है लिख दो, डीई समांतर एसी तथा डीएफ समांतर ए। सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है बी एफ बट्टे एफ ई बराबर में बीई बट्टे में ईसी, बी बट्टे में ईसी, ये साबित करना है। बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई और बीई बट्टे में ई सी, ये साबित करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, आ जाओ देखो समझो बात। क्या दिया हमारे पास, बी डीई समांतर एसी है, डीई समांतर एसी है, और यहाँ पर डी एफ समांतर एई है। तो डीई समांतर, बड़े वाले त्रिभुज भी देख लेते हैं। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, इस प्रकार से हम थोड़ा छोटा करके बना रहे हैं, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है, डी है, और यहाँ पर क्या है, ई है, बस और कुछ नहीं बना रहे हैं। डी ई है और बाकी ए बी सी तो है ही। अब चूंकि यहाँ पर देखो डीई समांतर है किसके, डीई समांतर है एसी के, इसका मतलब है थेल्स प्रमेय का उपयोग करें या थ्योरम 1 का उपयोग करें तो बीई बट्टे ईसी होगा, बीई बट्टे ईसी होगा बराबर बीडी बट्टे डी ए के, बीडी बट्टे डी ए के, ये हो जाएगा तुम्हारा थेल्स प्रमेय से, है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि डीई समांतर है एसी के, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, या पूरा ही लिख लो ना, चूंकि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, अतः क्या हो जाएगा हमारा बीई बट्टे ईसी बराबर में बीडी बट्टे डी, ये हो जाएगा। क्यों होगा, प्रमेय 1 से लिख देंगे। ठीक है जी, इसको समीकरण अपन 1 मान लेंगे। इतनी बातें तो समझने में समस्या होनी नहीं चाहिए। आ जाओ जी, दूसरे नंबर चित्र की बात करते हैं। दूसरे नंबर का चित्र क्या दिया, डी एफ समांतर ए दिया है। तो इस वाले त्रिभुज को देखो ना, इस वाले त्रिभुज को तुम देखो गौर से, इस वाले त्रिभुज को देखो गौर से, इस वाले त्रिभुज को ए बी ई, इस वाले त्रिभुज को देखो गौर से।
इस वाले त्रिभुज को देखते हैं और एक जो रेखा बना है तुम्हारा इस प्रकार से ऐसा, देखो ए बी ई डी एफ, तो ये हो जाएगा हमारा डी एफ। अब चूंकि यहाँ पर क्या दिया है कि डी एफ समांतर ए ई दिया हुआ है, डी एफ समांतर ए ई दिया हुआ है, इसका मतलब बी एफ बट्टे एफ ई हो जाएगा, बी एफ बट्टे में एफ ई हो जाएगा बराबर बी डी बट्टे में डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डी बट्टे में डी ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई है, इसका मतलब बी एफ बट्टे एफ ई हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? बी एफ बट्टे एफ ई हो जाएगा बराबर में हो जाएगा बी डी बट्टे डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? तथा दिया है कि डी एफ समांतर ए ई, अतः क्या हो जाएगा हमारे पास? बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बी डी बट्टे में डी ए। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्यों होगा ये? वही प्रमेय 1 से। ठीक है जी, आ जाओ, ये हो गया हमारे पास। तो समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। बी डी डी ए दोनों समीकरण में, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा बी ई बट्टे ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ ई के, है ना। साबित क्या करना था? बी एफ बट्टे एफ ई के बराबर है बी ई बट्टे ई सी, और ये तुम्हारा यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी मैथ में जो यहाँ पर प्रश्न हम देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 6.2 का 5वें नंबर का प्रश्न। अब इससे पहले जितने भी प्रश्न है उसको हमने कंप्लीट किया है, 4 तक का प्रश्न किया है, 5वें नंबर का प्रश्न लिखेंगे। और ये जो प्रश्न है ना हमारा, ये प्रश्न के बारे में क्या बात करेंगे? जितने भी प्रश्न इस एक्सरसाइज में है वो सारी के सारी किस पे डिपेंड है? थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के विलोम पर। तो अगर वो दोनों थ्योरम तुम्हारा क्लियर है, उस दोनों थ्योरम को तुम अच्छी तरह से समझ पाए हो, तो प्रश्न में समस्या नहीं होने वाली है। प्रश्न क्या जाओ, आओ जरा हम बात करते हैं। प्रश्न है चित्र 6.20। अब ये जो चित्र तुमको दिख रहा है ना, ये कौन सा चित्र है? चित्र 6.20 है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में। डी ई समांतर ओ क्यू है, गौर से देखना, ये डी ई समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर ओ है। ठीक है, देन हमारे पास डी एफ, अब थोड़ा सा पिक्चर जो है डी ई ऐसे है, तो डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है। क्या है? डी एफ समांतर ओ आर। तो हमको दर्शाना है कि ई एफ समांतर, ये जो ई एफ है वो ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये वाला ई एफ जो समांतर है वो क्यू आर के। फिर से समझ लो, हमारे पास क्या दिया हुआ है? ई डी समांतर ओ क्यू, ई डी या डी ई समांतर ओ क्यू, फिर डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर। हमको साबित क्या करना है? ई एफ समांतर क्यू आर। कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए जो जरूरी पढ़ने वाला है ना, वो क्या जरूरी पढ़ने वाला है हमको? थेल्स प्रमेय की, या बोले तो थ्योरम जो हमने पढ़ा है, 6.21 की, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को वह समान अनुपात में विभाजित करती है। अब ये इसका मतलब क्या है? अगर डी समांतर बीसी है तो ये ए डी बट्टे डी बी हो जाएगा और बराबर ए ई बट्टे ई सी हो जाएगा। इस कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक है, ये कौन बता रहे? थेल्स प्रमेय बता रहे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है, जो दिया है वही लिखना तुम। यहाँ पर डी ई समांतर ओ क्यू है तथा डी एफ समांतर ओ आर है, ये हमको दिया है। सिद्ध क्या करना है? देखना जरा यहाँ से, ई एफ समांतर क्यू आर, ये हमको यहाँ पर साबित करना है। प्रमाण ले लेते हैं। अब समझने वाली बात है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो देखो, 2 त्रिभुज नजर आ रहा है, दिया हुआ क्या है? ई डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि डी ई समांतर ओ क्यू किस त्रिभुज में आ रहा है। तो देखो, तुमको एक इस प्रकार से त्रिभुज नजर आ रहा है, इस प्रकार से तुमको त्रिभुज नजर आ रहा होगा। ये हमारा है P, ये है Q और ये है O, P Q O, P Q O, और ये हमारा क्या है? DE। तो यहाँ पर क्या है कि DE समांतर OQ है, यानी ये जो है ना इसके समांतर है। हमने अभी भी बताया कि अगर DE समांतर BC है, इसका मतलब AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। इसी तरह से अगर यहाँ पर DE समांतर OQ है, इसका मतलब क्या होगा? PE बट्टे EQ बराबर में हो जाएगा PD बट्टे DO, PD बट्टे DO। क्यों होगा? थेल्स प्रमेय से। क्यों होगा? थेल्स प्रमेय से। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, चूंकि क्या दिया हुआ है हमारे पास?
DE समांतर OQ, और ये कहाँ से आया बाबू, ये दिया है, कहाँ से आया है, दिया है। देखो हर एक बात को समझते चलो, समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर PE बट्टे EQ बराबर में PD बट्टे DO। क्यों, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लिखो या प्रमेय 6.1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इस त्रिभुज के बाद। दूसरे वाले त्रिभुज में चलेंगे, ये समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। दूसरे वाले त्रिभुज में हम चलते हैं तो यहाँ पर कुछ हमको इस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है, इस प्रकार का त्रिभुज हमको दिख रहा है। किस प्रकार का, इस प्रकार का। ये O है, ये P है और ये R है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर ये भी दे रखा है DF। अब क्या दिया हमको, DF समांतर OR, क्या दिया है, क्या दिया, देखना यहाँ पर DF समांतर OR दिया है। अब थेल्स प्रमेय क्या बताता है कि अगर DF समांतर OR है, इसका मतलब PD बट्टे DO हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, PD बट्टे DO होगा और साथ ही साथ PF बट्टे FR होगा। ये थेल्स प्रमेय बताता है। कौन बता रहा है बाबू, ये थेल्स प्रमेय, थेल्स साहब बता के गए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं ना, तो दिमाग में एक बात आ रहा है कि PD और DO यहाँ भी है और PD और DO यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी समीकरण में, है ना, किसी समीकरण में अगर एक राशि बराबर है तो दूसरी राशि बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब, इससे पहले भी हमने बताया ना, अगर A बराबर B है और B बराबर C है तो इसका मतलब क्या होगा कि A बराबर C हो जाता है। ये तुमको पता है। चलो, इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। चूंकि PD DO यहाँ है, इसलिए हो जाएगा ये PE बट्टे EQ और बराबर में हो जाएगा PF बट्टे FR के, PF बट्टे FR के। अब समझो यहाँ से, अब समझो एक बात और समझना है। हमने क्या निकाला, P बट्टे EQ और PF बट्टे FR, हमने क्या निकाला। थेल्स प्रमेय क्या बताता है कि अगर DE समांतर BC है, DE समांतर BC है तो AD बट्टे DB हो जाएगा और AE बट्टे EC हो जाएगा। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बताता है, अगर AD बट्टे DB है किसी त्रिभुज में, AE बट्टे EC है तो वो DE समांतर BC हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमको ये तो अनुपात आ रहा है P बट्टे EQ और PF बट्टे FR का, P बट्टे EQ और PF बट्टे FR का। इसका मतलब है कि EF समांतर हो जाएगा QR के, इसलिए क्या होगा, EF समांतर QR। कौन बताया ये, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। ये तुम्हारा प्रश्न संख्या 1 यहां पर कंप्लीट होता है। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, आओ। देखना यार, दूसरे नंबर का प्रश्न यानी कि छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और हम बात करते हैं। छठे नंबर का प्रश्न कह रहा है आकृति 6.21 में। अब ये जो चित्र बना हुआ है ना, ये तुम्हारी बुक में कहां पर मिल जाएगा, 6.21 चित्र में देखना जरा। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, OP OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC। गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना। OP देखना कहाँ है, OP बता दो कहां पर है, OP ये वाली रेखा, ठीक है, OQ ये वाली रेखा और OR ये वाली रेखा पर स्थित बिंदु ABC है। OP पर A है, OQ पर B है और OC पर C है, OR पर C है। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ है, देखना जरा, AB समांतर PQ है, AC समांतर PR है, AC समांतर PR है, तो हमको BC समांतर QR दर्शाना है। अब अगर थोड़ा कम समझ में आया तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा जो है ना खोपड़ी खुलता हुआ चला जाएगा और अंत तक तुमको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ से चित्र को तोड़ेंगे हम, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, तभी तो समझ पाओगे ना। तो चित्र को तोड़ते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख ले। दिया क्या है, देखो यहाँ से दिया हुआ है हमारे पास AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR, ये हमको दिया हुआ है। साबित क्या करना है, साबित करना है, गौर से देखो, BC समांतर QR, ये हमको साबित करना है। आ जाओ जी, प्रमाण में देख लेते हैं, सबूत दे ले किस प्रकार से हम इसको BC समांतर QR साबित कर सकते हैं। देखो साबित करना है ना, मतलब जो पीछे हमको प्रॉपर्टीज पता है, पीछे जो हमने पढ़ा है, उसी आधार पर हमको ये साबित करना पड़ेगा कि BC समांतर QR है या नहीं है। तो चित्र को थोड़ा तोड़ते हैं। ये जो चित्र है ना तुम्हारा कुछ इस प्रकार का है,
देखना गौर से, ऐसा है, और यहाँ पर एक रेखा तुमको आ रहा है ए बी, और ये क्या है तुम्हारा पी क्यू, क्या है पी क्यू है, और ये ओ है। जैसा ऊपर वाला चित्र है ना, तुमको ये वाला पार्ट में देखो, ये वाले पार्ट में यही वाला चित्र हमने यहाँ पर बनाया है। अब अगर त्रिभुज गौर से देखना यहाँ पर, अगर हम त्रिभुज ओ पी क्यू में देखें, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या दे रखा है हमको, दे रखा है ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के। अब थेल्स पर में हमको क्या बताता है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा किसी भुजा के समांतर, एक भुजा ने बोल रहे, अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा ऐसी खींचे जो किसी एक भुजा के समांतर हो, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब यदि ए बी समांतर पी क्यू है तो ये हो जाएगा ओ ए बट्टे ए पी, इसलिए क्या होगा ओ ए बट्टे ए पी बराबर में हो जाएगा ओ बी बट्टे बी क्यू के, ओ बी बट्टे बी क्यू के। ये कौन बता रहा है हमको, ये भी तो बता दे, ये थेल्स प्रमेय से। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है जी। देन दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं हम। दूसरा जो त्रिभुज है हमारा कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का है हमारे पास त्रिभुज, देखना, और एक रेखा हमको इस प्रकार से खींचा गया है। तो ये तुम्हारा P है, ये O है, और ये है R, इस प्रकार से, और साथ ही साथ ये है A और ये है C, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब दे रखा है AC समांतर PR, तो क्या लिखेंगे यहाँ, तथा AC समांतर PR। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हो बाबू, ये दिया है, कहाँ है, यहाँ पर दिया है। अब AC समांतर P है तो फिर थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, OC बट्टे, या इसे लिखो OA बट्टे AP, इसलिए OA बट्टे AP, और ये बराबर होगा OC बट्टे CR के। क्यों होगा ये भी बताएगा हमको थेल्स प्रमेय। समीकरण नंबर 2 हो गया, कितना हो गया, समीकरण 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 में भी है OA बट्टे AP, समीकरण 2 में भी है OA बट्टे AP। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 और 2 से OB बट्टे BQ बराबर में OC बट्टे CR, ये हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि BC समांतर QR, BC समांतर QR, क्या लिख सकते हैं, BC समांतर QR, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। देखो ऐसा हुआ क्यों हमने लिखा OB बट्टे BQ आ रहा है हमको, गौर से देखना हमको यहाँ पर क्या आ रहा है, OB बट्टे BQ और OC बट्टे CR हमारे पास ये आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, BC समांतर हो जाएगा हमारा QR के, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या कितना, 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th NCERT का मैथ और NCERT मैथ का हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। अब 6.2 में यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 7 के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है और हम पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सबसे पहले तो हमको समझ लेना है कि ये जो प्रश्न कहा जा रहा है, इस प्रश्न का मतलब क्या है, क्योंकि बिना प्रश्न को समझे हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न को हम एक बार समझते हैं। सबसे पहली बात हो रहा है कि प्रमेय 6.1 का बात हो रहा है। तो प्रमेय 6.1 में क्या बताया गया है कि प्रमेय 6.1 में बताया गया है, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में अगर मान लो किसी एक भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं, जैसे कि हमने DE खींच दिया, तो यह DE रेखा क्या करेगा, D और E बिंदु क्या करेगा, या DE रेखा क्या करेगा कि शेष दो भुजाओं को मतलब AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगा। अगर मोटा मोटी देखिए, अगर DE समांतर BC हो तो ये हो जाएगा AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये हो जाता है। ये थेल्स प्रमेय बताता है। तो प्रश्न 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो है ना त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और D से होते हुए एक रेखा खींचा गया है DE जो BC के समांतर है। प्रश्न में हमारा यही कह रहा है कि कोई त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु को पकड़ा है और उस मध्य बिंदु से एक रेखा खींचा गया है जो एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर हमारे पास AB में D मध्य बिंदु है और DE समांतर हमने BC खींचा। इतनी बातें समझ में आ गया। चलो अब इस बात को हम लिख लेते हैं। साथ ही साथ मध्य बिंदु का मतलब समझो। मध्य बिंदु का मतलब होता है, सपोज AB एक रेखा है और C इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब होगा AC बराबर
BC, मतलब जितना ये उतना ये। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो हम गिवन ले लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AD बराबर DB। क्या दिया है? क्योंकि ये प्रश्न में बताया जा रहा है कि मध्य बिंदु से खोज रहे हैं, तो AD बराबर DB हमने मान लिया। ठीक है, देन हमारे पास क्या दिया है कि DE समांतर BC। इतनी बातें पता है हमको। साबित क्या करना है? साबित करना है कि ये जो है ना AC का मध्य बिंदु E है। क्या साबित करना है? AC का मध्य बिंदु E है, तो ये लिखते हैं AC का मध्य बिंदु E है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AE बराबर हमको EC साबित करना है। AE बराबर EC हमको साबित करना है। उसका मतलब यही हुआ कि E जो है AC का मध्य बिंदु है। प्रमाण देख लेते हैं, प्रमाण देख लेते हैं बाबू। चूंकि यहाँ पर DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, अतः हम क्या लिख सकते हैं? हमने थेल्स प्रमेय के बारे में अभी भी बात किया। ये हो जाएगा AD बट्टे DB और साथ ही साथ हो जाएगा AE बट्टे EC। ये हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा? कि ये थेल्स प्रमेय बताता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आ गया। आगे भी समझ में आ जाएगा। हमने कहा बाबू कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास? AD बराबर DB। क्या दिया है? AD बराबर DB। इसका मतलब ये हुआ कि AD की जगह पर हम DB लिख रखे या DB की जगह पर AD रखे, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने AD को AD रहने दिया और DB की जगह पर हमने AD कर दिया, AE बट्टे EC। अब यहाँ पर कारण क्या देंगे? चूंकि AD बराबर किसके है? DB के। AD बराबर है DB के, ये दिया हुआ है। AD से AD कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 बराबर AE बट्टे EC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? AE बराबर EC। अब AE बराबर EC का मतलब क्या हो गया? क्या लिख सकते हैं? अतः E AC का मध्य बिंदु है। या तो ये लिख लो, या तो ये लिख लो, या क्या लिख सकते हैं हम? E AC को समद्विभाजित करती है। सारा एक ही बात है, समद्विभाजित करती है। बस यही साबित करना था। देखो काफी आसान था। चलो जी अगले प्रश्न की ओर रुख करें। देखो प्रश्न संख्या 8 है, क्लास 10th NCERT का मैथ एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न क्या है? देखो यहाँ से प्रश्न हमारे पास 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं 6.2 प्रमेय क्या है। 6.2 प्रमेय क्या बताता है हमको? सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? AD बट्टे DB। इस प्रकार से कोई त्रिभुज बना है और DE कोई रेखा खींचा गया और दिया है AD बट्टे DB बराबर में AE बट्टे EC। तो ये हो जाता है DE समांतर में BC। ये बताता है हमको 6.2 यानी थेल्स प्रमेय का विलोम बताता है। समझ में आ गया? चलो करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, कि तो यहां पर जो प्रश्न है ना, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर मान लो AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है, और अपन क्या करते हैं? DE को मिला देते हैं। हमने कहा AB का मध्य बिंदु D है, AE का मध्य बिंदु C है, बीच वाला बिंदु। अगर DE को मिला देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा DE समांतर BC। क्या हो जाएगा? DE समांतर BC। हमको क्या साबित करना है? हमको साबित करना है कि AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, मतलब AD बट्टे DB का जो अनुपात आएगा वो AE बट्टे EC के अनुपात आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। दिया क्या हमारे पास? दिया है, क्या दिया है देखो जरा, त्रिभुज ABC में AD बराबर DB तथा AE बराबर EC, ये हमारे पास दिया है। क्यों? क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB और E AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AE बराबर EC। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है अपने को DE समांतर BC, D पैरेलल टू BC। प्रमाण देखो, प्रमाण में क्या कर सकते हैं? देखो यहां से हम क्या करते हैं
AD बट्टे DB का अनुपात लेते हैं, AD बट्टे DB का अनुपात लेते हैं, ठीक है। AD बट्टे DB का अनुपात लेते हैं तो AD का तो हम AD लिख रहे हैं और DB, चूंकि देखो AD बराबर DB है ना, AD बराबर क्या है, DB है, तो हमने AD को DB को बदल दिया AD में, मतलब AD बराबर DB है तो AD की जगह पर DB रख सकते हैं, DB की जगह पर AD रख सकते हैं, एक ही मान है दोनों का, एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। मतलब हमने यहाँ पर ज्ञात क्या किया, AD बट्टे DB बराबर 1, ठीक है। तथा अगर हम याद करें AE बट्टे EC के, तो AE का अपन AE रहने देते हैं और इस तरह से AE बराबर EC है, इसका मतलब EC के जगह पर हम AE रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी की जगह पर हमने AE यहाँ पर रखा और इसका भी अनुपात क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर AD और DB का अनुपात 1 है और AE बट्टे EC का अनुपात 1 है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः AD बट्टे DB बराबर है AE बट्टे EC के, और किसके बराबर है, 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अतः क्या हम बोल सकते हैं, DE समांतर BC, DE समांतर BC हमने पहले ही कहा था, हमको सिर्फ साबित करना है AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, हमने साबित कर दिया AD बट्टे DB 1 और AE बट्टे EC 1, अतः DE समांतर हो जाएगा BC के, ये बता देगा कौन, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। यही तुम्हारा उत्तर है, देखो चेक करो, आंसर तो होगा नहीं साबित करने वाला प्रश्न है, चेक क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के NCERT के में, तो और NCERT के में हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 में यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर यानी 9वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब देख रहे हो ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो विकर्ण है वो O बिंदु पर यानी कि AC और DB O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कुछ बात जो तुमको पता होना चाहिए इस प्रश्न को करने से पहले, सबसे पहली बात, समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा भुजा जो है समांतर होता है और एक जोड़ा भुजा जो है वो असमांतर होता है। तो अगर ये समलंब चतुर्भुज है, ABCD समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर दिया हुआ है AB समांतर DC है। साथ ही साथ विकर्ण क्या होता है, देखो किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर सामने सामने के कोण को यदि मिलाते हैं तो जो बनता है ना लाइन, उसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। मतलब यहाँ पर AC विकर्ण है और DB विकर्ण है, मतलब AC और DB क्या कर रहा है, एक दूसरे को O पर काट रहा है। इतनी बातें समझो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितनी बातें हमने समझाया उसको हम लिख लें। तो गिवन क्या है, ABCD एक समलंब है, ABCD क्या है, एक समलंब है, ठीक है, जिसमें DC समांतर है, DC समांतर है AB के, ये दिया हुआ है। साबित क्या करना है बाबू, साबित क्या करना है, देखो यहाँ से AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, ये साबित करना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रचना कर लेते हैं। अब रचना क्या होता है कि चित्र में थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चित्र बदल जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, चित्र के अंदर ही कुछ हम छेड़छाड़ करते हैं। तो हमने क्या किया, OE समांतर DC खींचा, क्या खींचा हमने, OE समांतर DC खींचा। जब तुम OE समांतर DC खींचोगे है ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होने जाने वाला है, तो यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं। अब OE समांतर DC है और DC समांतर है AB का, इसलिए क्या हो जाएगा, ये OE समांतर, या ऐसे लिखो DC समांतर OE समांतर AB हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मतलब समझो यहाँ से ये इस भुजा के समांतर हमने खींचा और ये भुजा इस भुजा के समांतर दिया था, मतलब ये तीनों भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपन प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले लेंगे त्रिभुज DAB में, ठीक है। त्रिभुज DAB में क्या दिया हुआ है, EO समांतर AB, EO समांतर AB, कहाँ से बाबू, बनावट से, कहाँ से, बनावट से। अब EO समांतर AB है, EO जो है वो समांतर AB है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं अपन, DE बट्टे EA, DE बट्टे में EA बराबर में DO बट्टे OB, DO बट्टे OB, ये हो जाएगा अपना समीकरण 1, है ना। ये क्यों हो रहा है, थेल्स प्रमेय से, क्यों होगा ये, थेल्स प्रमेय से,
ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे आ जाओ, अपन क्या करते हैं, इस त्रिभुज में ले लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में, गौर से देखना, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में मतलब DAC में, त्रिभुज DAC में। अब क्या दिया है, EO समांतर DC है, EO समांतर DC है। अब अगर EO समांतर DC है तो इसको क्या लिख सकते हैं, या तो अपन लिखिए DE/EA और CO/OA, ये सीधा रहेगा हमारे पास, या AE/ED या AO/OC, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः DE/EA बराबर, चूंकि ऊपर से पकड़े हैं तो इधर से पकड़ेंगे CO/OA, CO/OA, ये भी होगा कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। समीकरण हो गया हमारा 2, क्या हो गया हमारा, समीकरण 2। इस तरफ अपन देख लेते हैं, आ जाओ जी, समीकरण 1 और 2 के देखते हैं। तो DE और EA यहाँ भी है और DE और EA यहाँ भी है, इसका मतलब क्या होगा, DOOB/COOA के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से DO/OB बराबर CO/OA। हमको साबित क्या करना है, AO/OB और CO/DO। अब चाहे तो हम यहीं से कर सकते हैं, देखो कैसे, AO/OB लाना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस चूंकि कोना कोनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो OA को उठा के यहाँ रख देंगे, बट्टे OB हो जाएगा, ठीक है, और DO को उठा के यहाँ रख देंगे, तो CO/DO हो जाएगा। यही साबित करना था हमको, साबित हुआ, ये हो गया तुम्हारा प्रश्न, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न था, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं था, थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रैक्टिस। क्यों, क्योंकि मैथ में अगर तुमको कठिन लग रहा है ना, तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होते जाओगे मैथ में। इसलिए मैथ क्या, किसी भी सब्जेक्ट में देखो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चले, देखो प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न है एक चतुर्भुज, प्रश्न है हमारे पास, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO और CO/DO है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, समझो बात को, दिया क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, जिसमें, या फिर लिखो जिसके विकर्ण, विकर्ण ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण क्या है, AC और DB, AC और DB परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। साथ ही AO/BO बराबर है CO/DO। तो इतनी सारे बातें जो है वो प्रश्न में तुमको दिया हुआ है, इसी के आधार पर हमको साबित करना है। और साबित क्या करना है, साबित करना है ABCD एक समलंब है। अब समझो, हमने पहले भी बताया कि समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा भुजा समांतर है। कहने का मतलब है कि इस चतुर्भुज में हमको ये साबित करना पड़ेगा कि DC समांतर है AB के और DC समांतर है AB के। ये अगर हमने साबित कर दिया तो ये अपने आप एक समलंब हो जाएगा। तो हम इसको साबित करने के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, बनावट कर लेते हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हमने क्या किया कि EO समांतर DC खींच लिया। क्या किया, EO समांतर DC खींचा। क्या किया हमने, EO समांतर DC हमने खींचा, बहुत बढ़िया। अब परमाण की ओर चलते हैं, परमाण, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझो तुमको, हमको साबित क्या करना है कि DC समांतर AB, क्या साबित करना है, DC समांतर AB। अब चूंकि EO जो है ना, EO जो है DC के समांतर है। अब अगर हम साबित कर दें कि EO जो है ना वो AB के समांतर है तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमको मेनली साबित क्या करना है कि EO जो है वो समांतर है AB के, है ना। और इसको साबित करने के लिए हमको साबित क्या करना पड़ेगा कि DE/EA और बराबर में DO/OB। ये अगर निकल जाता है तो सब कुछ अपना मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ जी,
सबसे पहली बात कि DE समांतर है, DE ने EO समांतर है, EO समांतर है DC के। क्यों समांतर है? बनावट से लिख देंगे, इससे बनावट से। ठीक है बाबू, EO समांतर DC है। देखो या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, थोड़ा और डिटेल कर ले। त्रिभुज ADC में EO समांतर DC, गौर से देखना, त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज की बात करें ADC में EO समांतर है DC से। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, या तो AE बट्टे ED कर ले, AO बट्टे OC कर ले, या DE बट्टे EA करे और CO बट्टे OB कर। देखो यहाँ से अगर मान लो इस त्रिभुज के अंदर में ABC एक त्रिभुज है और DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, इसका मतलब AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC तो लिख ही सकते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं DB बट्टे AD बराबर EC बट्टे AE, है ना, ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अगर मान लो EO समांतर DC है, EO समांतर क्या है, DC है, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं D बट्टे EA, अतः DE बट्टे EA बराबर हो जाएगा DE बट्टे, यहाँ शुरू किया हमने ऊपर से तो ऊपर से ही लेंगे CO बट्टे OA के, CO बट्टे OA के। ये सब क्यों होगा बाबू, क्योंकि ये थेल्स पर में बता रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, लेकिन दिया क्या हमारे पास, दिया है कि क्या दिया, देखो जरा, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है तुमको, CO बट्टे AO नजर आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इस AO के यहाँ पर लाते कोना कोनी गुना करके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CO बट्टे AO, है ना, और DO यहाँ चला आएगा, ये होगा DO बट्टे BO, है ना, बीच में बराबर। इसको मान लेंगे अपन समीकरण 2। कितना मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से क्या, COOA यहाँ भी है, COOA यहाँ भी है, इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, DE बट्टे EA बराबर में हो जाएगा DO बट्टे BO, ये आ गया तुम्हारा। हमने पहले ही कहा था अगर हम ले आते हैं D बट्टे EA और DO बट्टे BO, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अतः इसका मतलब ये है कि DC समांतर है, ये EO समांतर है AB के, ये EO समांतर है AB के। ठीक है, हमने साबित किया EO समांतर है AB के, लेकिन बनावट से क्या है, लेकिन बनावट से क्या है, बनावट देखो हमारा EO समांतर DC है, अतः क्या लिख सकते हैं, देखो EO समांतर AB और EO समांतर DC, इसका मतलब AB समांतर DC, तो AB समांतर होगा DC। ठीक है, अब एक भुजा, चूंकि एक जोड़ी भुजा समांतर है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः ABCD एक समलंब है। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न। ठीक है,